6 लड़कों की हवस को भुजा कर मैं मरने वाली हो गई थी। जब 7वां लड़का अंदर आया तो होश उड़ गए, क्योंकि उसका तो मुझे मेरी मजबूरियों ने मार डाला था। मैं पीछे भी नहीं हट सकती थी। मुझे मेरे बाप की जिम्मेदारी दी गई थी जो मुझे ही पूरी करनी थी। अगर मैं ऐसा ना कर पाती तो मेरी बहनें और मेरी माँ का दिल भी टूट जाता, और वो आखिरी उम्मीद की किरण भी जिसे मुझे मरकर भी निभाना ही था, जो मैं हर तरह कोशिश के बावजूद भी नहीं कर पा रही थी। मेरा सोच सोच कर बुरा हाल था कि अब ये कैसे होगा। फिर एक दिन मुझे कुछ लड़कों ने रात गुजारने पर मेरी मतलूबा रकम मुझे देने की ऑफर की, जो मुझे किसी सूरत भी मंजूर ना थी। ना ही इसके अलावा कोई और हल था। आखिर मुझे करना पड़ा। खुद को मारकर मैंने अपनी बहनों को उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया था। मेरे साथ जो भी हुआ उसकी खबर का दर्द मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। मैंने खुद को मार दिया था, अपनों के ख्वाब और उम्मीदें टूटने से बचा ली थी। बस इस समय मैं ही बाकी नहीं बची थी। इस तरह नोचा था उन लड़कों ने कि मैं आज भी दर्द महसूस करती थी और मेरी नींदें तक हराम हो गई थी। लेकिन मर के भी कैसे जिया जाता है ये मैंने उसके बाद जाना। इस जालिम दुनिया में रहम नहीं है। आप मेरी कहानी सुनकर दर्द महसूस करेंगी। इस छोटे लड़की की जब बारी आई तो उसकी मुझे देखकर चीखें निकल गई। मेरी जिम्मेदारी और मेरे घर वालों की ख्वाहिशात मुझे इस मकाम तक ले आई थी जहाँ मैंने एक ही रात में 5वें लड़के के साथ रात गुजारने की हामी भर ली थी। आम हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वहाँ मुझे ये फैसला करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। वो सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों नौजवानों ने ही लम्हों में ही मुझे काबू करके अपनी पूरी तरह हवस का निशाना बना दिया। ये पहली दफा था जब मैं किसी मर्द के लम्ह से आशना हुई थी। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। मैंने एक गहरी सांस खारिज की। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वो कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है, बाहर उसके और भी दोस्त लाइन में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वो फौरन ही मेरे पास चला आया और मेरी आंसू को नजरअंदाज करता अपनी शिद्दतें मुझ पर बखेरने लगा। मेरे वजूद में बर्दाश्त की सकत खत्म हो रही थी। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वो उतना ही मुझ पर हावी होने लगता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मजा आ रहा हो। मेरा धक्का देने पर भी वो पहले से ज्यादा जोश से मेरे करीब आया। इसलिए अब मैं उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरने वाली इस क़यामत को बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक वो अपनी प्यास बुझाता रहा और जाते जाते उसने अपने दांतों के निशान मेरी गर्दन पर छोड़ दिए और कहने लगा कि अगर इसे दोबारा मौका मिला तो वो मेरे साथ जरूर वक्त गुजारेगा। उसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने वजूद पर डाली तो मैं कांप गई। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ निशान मौजूद ना हो। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज्यादा मुझे जख्मी कर दिया था। जगह जगह उसके दांतों के निशान थे। मजीद 2 लड़कों ने भी 1-1 घंटा मुझे इसी तरह अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। उन लोगों ने मुझ पर जरा भी रहम ना किया, और आता भी क्यों। उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वो तो अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे और ये एक रात मेरी जिंदगी की सियाह तरीन रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश नहीं आ रहा था। मैं खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मेरी आंखें बंद होने लगी थी, और जब उन 5 लड़कों ने मुझे बताया कि उनका एक छठा दोस्त भी आ गया है, मुझ में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि मैं उन्हें इनकार कर पाती या मज़ाहमत कर सकती। जैसे ही छठा लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गई। वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम इकरा था और मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। लोग मास्टर करके भी डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों की धूल समेट रहे होते हैं। इस बात का सही तरीके से अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी सी लाइन लगी होती जो अपनी बारी के मुंतजिर होते। ऐसे में मुझ जैसी लड़की की नौकरी कहाँ हो सकती थी जिसके पास ना ही तजर्बा था ना ही कोई बड़ी डिग्री। मगर नौकरी ढूंढना मेरी अवलीन जरूरत बन चुका था, क्योंकि अब्बा के इंतकाल ने मेरी कमर तोड़ दी थी। अब्बा घर में वाहिद कमाने वाले थे और हम 3 बहन भाई घर में मौजूद थे। मेरी बड़ी बहन ने कोई तालीम हासिल नहीं की, इसलिए कमाने की जिम्मेदारी उसके बजाय मेरे कंधों पर आ गई थी। मैं घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं तो बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आया था कि अब्बा कितने जतन करके हमारे लिए रोटी कमाते थे। मैं हमेशा ही अब्बा से इस बात पर नाराज रहती थी कि वो हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं करते। मेरी नाराजगी पर अब्बा का चेहरा हमेशा उतर जाता। बड़ी मोहब्बत से मुझे पुकार कर कहते हैं, तो फिक्र ना कर, एक दिन तेरे भाग भी जाग उठेंगे। लेकिन मुझे वो दिन अपनी किस्मत में आता नजर नहीं आता था। और फिर एक रात अब्बा नींद में ही अल्लाह को प्यारे हो गए, और जब हम पर सुबह ये बात खुली कि अब्बा हमारे दरमियान नहीं रहे, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि अब्बा
हमारे किस कदर अहम थे। जब तक वो हमारे सरों पर मौजूद थे, कम से कम दुनिया की हर बुरी नजरों और रोटी जैसी बुनियादी जरूरियात से महरूम नहीं थे। अब्बा के इंतकाल के कुछ दिन तक तो पास पड़ोस वालों ने, खानदान वालों ने हमारी मदद की और फिर आहिस्ता आहिस्ता सभी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए। आज के दौर में कौन किसका पेट पाल सकता है। मजबूरन मुझे ही नौकरी की तलाश के लिए घर से निकलना पड़ा और मुझे समझ आ गया कि औरत के लिए बाहर की दुनिया किस कदर मुश्किल है। किसी कंपनी ने मुझे नौकरी नहीं दी थी। हर कंपनी के बाहर हजार हजार नौजवान पहले ही खड़े होते। मैंने स्कूलों का रुख किया तो ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई कि आधे दिन से भी ज्यादा काम करने की इवज सिर्फ 6,000 मिल रहे थे, जिसमें घर के बिल ही अदा हो पाते। इसमें भी हर स्कूल वाले मुझसे मेरा तजर्बा पूछते और मेरा मुंह खाली रह जाता। बहुत तलाश करने के बावजूद भी कोई नौकरी ना मिली तो मेरी एक दोस्त के भाई के तवस्सुत से मुझे एक फूड मॉल में वेटर की नौकरी मिल गई। ये शहर के एक इलाके में बना हुआ पीर साहब का हाउस, जहाँ पर वक्त ही मर्दों का बहुत रश रहता था। काले रंग का चुस्त था पैंट कोट मेरे हवाले कर दिया गया, जिस पर फूड मॉल का नाम लिखा हुआ था, और मुझे अगले दिन से ही नौकरी पर बुला लिया गया। उस नौकरी के बड़े अजीब अजीब से तकाजे थे जो मुझे पूरे करने थे। उन्हें एक मॉडर्न सी लड़की वेटर के नाम पे चाहिए थी, जिसके छोटे छोटे से बाल कंधों पर फैले हुए हों और वो बहुत सारा मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी हो। मैं यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर घर वापस लौट आई थी। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि मुझे ये नौकरी करनी है या नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। अब्बा की मौजूदगी में तो कभी बिला जरूरत घर से निकलने की नौबत भी पेश नहीं आई थी, और फूड मॉल में तो इतने सारे मर्दों के दरमियान इतना तंग सा लिबास पहनकर खड़े होना मेरे लिए एक निहायत ही कठिन मरहला था। मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा लेती है। मैं वहां से वापस घर आई तो मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी परेशान मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने अम्मा से कहा कि इद्दत के दिनों में वो दरवाजे तक क्यों चली आई, तो अम्मा रोते हुए कहने लगी कि बेटा बिजली के मीटर वाले आए थे और उन्होंने हमारी बिजली काट दी है। अम्मा की बात सुनकर मेरा दिल थक सा बैठ गया। गर्मी जोरों पर थी और ऐसे में बिजली के बगैर गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था। पिछले 2 महीने से हम अदा नहीं कर पाए थे और शायद इसीलिए हमारी बिजली काट दी गई थी। अम्मा के आंसू ने मेरे लिए फैसले को बहुत आसान कर दिया था। मैंने अम्मा को गले लगाया और उन्हें बताया कि मुझे नौकरी मिल गई है और कल से मुझे नौकरी पर जाना है। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि अब तुम ही मेरा बासु हो और तुम्हें ही अपनी दोनों बहनों की शादियां भी करनी है। अम्मा ने एक भारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डाल दी और मैं सोच रही थी कि मैं ये जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, लेकिन मुझे ही ये फर्ज निभाना था। अम्मा पूछ रही थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है, लेकिन मैं उन्हें बताना नहीं चाहती थी कि मुझे कहाँ नौकरी मिली है। इसलिए मैंने अम्मा से कह दिया कि एक बड़ी सी कंपनी में एक छोटी सी नौकरी मिल गई है। मेरी नौकरी का वक्त दोपहर 3 से रात के 11 बजे तक है, और ये बात मैंने बड़ी मुश्किल से अम्मा को बताई थी। मेरी नौकरी का वक्त जानकर अम्मा हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। ये कौन सी कंपनी है जहाँ दोपहर के 3 बजे बुलाया गया है। मैंने झूठ कह दिया कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 24 घंटे चलती है। उस वक्त हमें पैसों की इतनी जरूरत थी कि अम्मा ने मजीद सवालात करने के बजाय मुझे तरक्की की दुआ दी और अगली दोपहर 2 बजे ही फूड मॉल के लिए मैं रवाना होगी। मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर जाने वाली है। मैंने अपना यूनिफॉर्म फूड मॉल में आकर तब्दील किया। मैनेजर ने मुझे फूड मॉल के दरवाजे के करीब ही खड़ा कर दिया और कहने लगा कि आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम हर आते जाते को अदब से वेलकम करोगी, और साथ ही मुझे डांट कर कहा कि ये कैसे मुंह उठाकर आ गई हो, जाओ पहले मेकअप करो। मैनेजर की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई क्योंकि मेरे पास मेकअप नहीं था। वहाँ मौजूद एक दूसरी लड़की से मेकअप से मेरी गहरी सुर्खी लगाई। वो बड़ी तेजी से मेरे चेहरे पर अपना हाथ चला रही थी और उसके बाद जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मैं हैरान रह गई। मुझे मालूम था कि मैं खूबसूरत हूँ और मेरा रंग भी साफ है, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद ही मैं पूरी तरह निखर गई थी। मैं खुद को आईने में देख रही थी। जब वो लड़की कहने लगी कि ये लोग खूबसूरती देख कर ही तो यहाँ रखते हैं, वरना काम करने के तो बहुत से लोग मिल जाते हैं। जान गई थी ये नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि खूबसूरती की वजह से मिली थी। नौकरी का ये पहला दिन मेरे लिए बहुत ही भारी था। मैं 3 बजे से दरवाजे पे खड़ी आने जाने वाले मर्दों और औरतों को वेलकम कर रही थी। यहाँ औरतों की तादाद कम ही आती थी, ज्यादातर मर्द ही आ रहे थे। रात के तक मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो चुका था और अभी मुझे वापस बसों के धक्के खाते हुए घर भी पहुंचना था। 12 बजे के करीब मैं घर पहुंची थी। अम्मा मेरे इंतजार में जाग रही थी। मैंने अम्मा के साथ बैठकर खाना खाया और फौरन ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे अब्बा की बहुत याद आ रही थी। अब्बा मेरे सबसे ज्यादा नखरे उठाया करते थे। मैं हमेशा ही उनसे किसी न किसी बात पर उठ जाती थी। पैरों की तकलीफ से तड़पते तड़पते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं फिर दोपहर के 2 बजे घर से निकल गई। आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया था बल्कि ऑर्डर लेने का काम दिया गया था। ये काम मुझे थोड़ा आसान लगा और फिर कुछ ही देर में अंदाजा हो गया कि ये काम भी बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं जिसके पास भी ऑर्डर लेने के लिए चाहती अक्सर
मर्द मुझे सर से पांव तक देखते और मुस्कुराते, बदले में मुझे भी मुस्कुराहट का तबादला करना पड़ता। क्योंकि ये मेरी नौकरी का तकाजा था, जानबूझकर ऑर्डर देने में काफी वक्त लगाते और कभी कभी तो ऑर्डर देते वक्त इस कदर करीब आ जाते कि मेरा सांस रुकने लगता। ये फूड मॉल इस किस्म के ड्रेस की वजह से चल रहा था, इस बात का मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि यहाँ आने वाले ज्यादातर मर्द वेटर्स की वजह से ही आते हैं। दिन तेजी से गुजर रहे थे और मुझे यहाँ नौकरी करते करते 1 महीना हो गया था। इससे 1 महीने में काफी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब निगाहें, ऑर्डर देने के बहाने करीब आना और मायने खेज जुमलों का तबादला। लेकिन इस नौकरी की सबसे अच्छी बात ये थी कि तनख्वाह से हटकर इससे 1 महीने में टिप के काफी पैसे जमा हो गए थे। मैंने इन्हीं पैसों से बिजली का बिल अदा कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस माहौल की आदी होती जा रही थी। 5 लड़के रोज से शाम के वक्त आते थे और सबसे कोने वाले टेबल पर बैठ जाते। वो टेबल मेरे हिस्से में थी और रोजाना मैं ही उनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती थी। वो 5 ही 24-25 साल के नौजवान थे। आज भी मैं उनके पास ऑर्डर लेने के लिए गई तो उनमें से एक पूछने लगा, तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने कह दिया। उसने फौरन ही अपना कार्ड निकाल कर मेरे आगे रखा, कहने लगा, तुम बहुत ही शरीफ लगती हो, अगर कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो याद कर लेना। बिना सोचे समझे ही मैंने वो कार्ड उठाकर अपने कोट की जेब में रख लिया तो वो मुस्कुराकर उठा। उसके बाद ये सिलसिला छिड़ पड़ा और रोजाना ही मैं उनका ऑर्डर लेने चाहती और उनमें से कोई ना कोई मुझसे कोई सवाल पूछ लेता। रोजाना होने वाली इस मुलाकात की वजह से हमारे दरमियान थोड़ी सी बेतकल्लुफी आ गई थी। दूसरा महीना भी एक पलक झपकते गुजर गया। फिर अम्मा ने एक दिन मुझे बताया कि बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि अभी तो मैंने घर का खर्चा ही अपने कंधों पर उठाया ही था। शादी की जिम्मेदारी का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अम्मा कहने लगी, तो अपनी कंपनी में से लोन ले ले, कितनी तो बड़ी कंपनी है, लाख रुपए का तो लोन मिल ही जाएगा, तो तेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन भी 24 साल की हो रही थी और अम्मा उसकी तरफ से बहुत परेशान थी। अब मैं अम्मा को क्या बताती कि मैं तो मामूली सी नौकरी कर रही थी, लाख रुपए मुझे कहाँ से मिलते। अम्मा ने जब मुझे ये कहा तो मैंने उनको किसी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन अम्मा की आंखों में मुझे चमकती हुई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। अम्मा को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। अगले दिन मैं नौकरी पर भी सारा वक्त परेशान रही और ये बात मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने भी नोट कर ली। वो मुझसे कहने लगी कि क्या बात है, आज तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। मैंने उसे बता दिया कि बड़ी बहन की शादी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तो इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, सादगी से रुखसती कर दो। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वो ठीक ही तो कह रही थी, इतना मसला बनाने की क्या जरूरत थी। घर आकर मैंने अम्मा को भी यही मशवरा दिया कि वो सादगी से बहन की रुखसती कर दे, लेकिन मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, हर किसी को हमारे मसाइल का इल्म नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही जहेज के नाम पे एक लंबी लिस्ट थमा दी है और अगर मैंने खाली हाथ तेरी बहन को रुखसत कर दिया तो इसके ससुराल वाले सारी जिंदगी भर इसे बातें सुनाते रहेंगे। अम्मा की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि ऐसी जगह बाजी की शादी करने की जरूरत ही क्या है। मेरी बात सुनकर अम्मा नाराज हो गई, कहने लगी, अल्लाह अल्लाह करके तेरी बहन का एक अच्छी जगह से रिश्ता आया है और तू उसमें भी नुक्स निकाल रही है। अगर आज तेरा बाप जिंदा होता तो मुझे तेरी मिन्नतें ना करनी पड़ती। वो खुद ही अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर लेता। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे और उनकी बात ने मेरा दिल भी दुखा दिया। वो ठीक ही कह रही थी कि अगर आज अब्बा जिंदा होते तो वो किसी भी तरह पैसे जमा कर लेते। मैंने अम्मा को गले लगाया और उनसे वादा किया कि मैं जल्द ही पैसों का इंतजाम कर लूंगी। खुद भी नहीं जानती थी कि इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे। बाप का साया वाकई औलाद के लिए बहुत बड़ी नेमत होता है। वो अपनी जान पर खेलकर औलाद को जिंदगी के सुख देता है और मेरे लिए अपने बाप की जगह लेना बहुत मुश्किल था। दिन यूं ही परेशानी के आलम में गुजर रहे थे। मैंने फूड मॉल के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नजरों से उन्होंने मुझे देखा था मैं खुद इस जमीन में गड़ गई थी। मैं ऑर्डर लेने गई तो उनमें से एक लड़के ने कहा, क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बिल्कुल ही उतरा हुआ है। उसकी बात सुनकर न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार इसरार करने लगा कि मैंने उसे अपनी परेशानी ना चाहते हुए भी बता दी, क्योंकि मुझे भी किसी ऐसे ही शख्स की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपना दुख बयान कर सकूं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और कहने लगा, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हैं। आपको अपना कार्ड इसलिए तो दिया था कि कोई भी परेशानी हो तो हमें याद कर लें। मैं हैरत से उनके चेहरे को देखने लगी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो 5 अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन 5 ने फौरन ही मुझे लाख रुपए की पेशकश कर दी। मैं हैरत से आंखें फाड़े ही उनकी तरफ देख रही थी। वो कहने लगा, 1 लाख देना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी उनके लिए कुछ काम करना होगा। उनकी बात सुनकर मैं ठटक गई। उन लड़कों को मुझसे काम हो सकता था, ये बात समझने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने फौरन ही घबरा कर कहा कि मैं एक शरीफ घर से ताल्लुक रखती हूँ
और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। वो हंस के कहने लगे कि हमने सिर्फ पेशकश कबूल की है, कबूल करना या ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन आज के दौर में 1 लाख कोई भी नहीं देगा, चाहे वो आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। बात तो उनकी भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत गिरवी रखकर लाखों रुपए हासिल करना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं हालात से पूरी तरह थक चुकी थी और ऐसे ही थकी हारी जब लौट कर घर आई तो मेरी अम्मा और बहनें मेरी मुंतजिर थी। अम्मा ने बताया कि बाजी के ससुराल वाले 1 महीने बाद ही शादी करेंगे और साथ साथ छोटी को भी अपने छोटे बेटे के लिए लेना चाहते हैं। इसी तरह एक खर्चे में 2 शादियां हो जाएंगी। छोटी के रिश्ते का सुनकर जहां मुझे खुशी हुई थी, वहीं 1 महीने का वक्त सुनकर मेरी जान निकल गई थी। पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो सका और अम्मा मुझ पर उम्मीद बांधे बैठी थी। मैंने एक नजर अपनी बाजी के चेहरे पर डाली, जहां बहुत अरसे बाद मुझे खुशी नजर आई थी। मैं बाजी के ससुराल वालों से मिली थी। वो लोग वाकई बहुत अच्छे थे, लेकिन आज के दौर में सादगी और बगैर जहेज के कौन दुल्हन रुखसत करवाता है, वो भी इस माशरे के अफराद में। अपनी बहनों की खुशियों को हमेशा कायम देखना चाहती थी। मैंने अम्मा से कहा कि आप शादी की तारीख पक्की कर दे, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। मेरी बात सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, मगर वो लोग इस बात से बेखबर थे कि ये खुशी मेरी जात की बर्बादी के बदले उन्हें हासिल होने वाली थी। अगले दिन मैंने उन 5 लड़कों से हामी भर ली। वो मुस्कुराकर कहने लगे, हम जानते थे आप जरूर मान जाएंगी। उन 5 ने एक रात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने की बात की थी। मैंने अम्मा को बताया कि साल के इख्तिताम की वजह से कंपनी में काम बहुत ज्यादा है, मुझे एक रात कंपनी में ही गुजारनी होगी। कंपनी ने मेरा लोन मंजूर कर लिया है, इसलिए मैं उनकी बात मानने पर मजबूर हूँ। लोन पास होने की बात सुनकर अम्मा इस कदर खुश हो गई कि उन्होंने मुझे रात रुकने की इजाजत भी दे दी और मैं फूड मॉल से छुट्टी लेने के बाद उन 5 लड़कों के साथ चली गई। उन 5 ने मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और जब छठा लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि पूरा बिस्तर खून में भरा हुआ था और मैं अपनी जिंदगी की शायद आखिरी सांस ले रही थी। उसने फौरन ही मुझे अपनी बाजू में उठाया और गाड़ी में डालकर छोटे से अस्पताल में ले आया, जहाँ शायद उसका कोई जाने वाला ही डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालत कुछ बेहतर हुई थी, लेकिन मेरा जख्म वजूद मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। वो लड़का उन 5 का ही दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी। उसे मुझ पर रहम आ गया था, वरना शायद मैं इस बिस्तर पर दम तोड़ जाती। मैंने अपनी अम्मा को फोन करके बता दिया था कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई है। मेरी हालत पर रहम करने वालों ने मुझ पर मेहरबानी कर मुझ पर एहसान किया था, जिसने मुझे जिंदगी बख्श दी थी। उसे देखकर मालूम हुआ था कि उस दुनिया में अभी भी कहीं कहीं इंसानियत बाकी थी। मैं इस बात पर शुक्रगुजार थी कि मुझे अभी और भी जिम्मेदारी संभालनी थी। मैं उस शख्स से आंखें भी नहीं मिला पा रही थी। अल्लाह किसी को कभी इतना मजबूर ना करे कि उसे ऐसी क़यामत से गुजरना पड़े। एक और एहसान किया गया था मुझ पर, उस शख्स की तरफ से उसके प्लाजे में बाइज्जत नौकरी कर सकती हूँ। जैसे ही सेहत संभल जाए मैं वहां जा सकती हूँ। इस एहसान का बदला भी अल्लाह ही उसे दे सकता था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुद को संभालने लगी और घर की तरफ रवाना होगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा और मजीद नई कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।